हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट 4 एजुकेशनल स्टेटस इन इंडिया आफ्टर 1947 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 और 1949। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में ये जो टॉपिक है अलग यूनिट में दिया हो। अगर सिलेबस में मेंशन है ये टॉपिक तो आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता चलेगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को ही राधा कृष्णन आयोग क्यों कहा जाता है और इस आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, कितने मेंबर्स थे और कितने पेजेस की इन्होंने रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय दे करके लिखिएगा इंट्रोडक्शन में। तो ब्रिटिश शासन के अंतिम 50 वर्षों में 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। इससे पहले ब्रिटिशर्स ही यहाँ पर रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिश शासन के अंतिम 50 वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा का विकास जो है ना, ये बहुत तेज़ी से हुआ और इसी ड्यूरेशन में, इसी अवधि में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई। लेकिन परंतु ये जो वृद्धि है ना, केवल संख्यात्मक थी, नंबर्स में बस इंक्रीज हो रहे थे, गुणात्मक में कम थी। तो इसी को देखते हुए और नंबर्स में ये इंक्रीज हो रहे थे, तो उच्च शिक्षा का जो स्तर है ना, ये डिक्लाइन होते गया, यानी कि उच्च शिक्षा का स्तर गिरने लगा। अब अभी अभी तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके बाद ये पहला कमीशन आया जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत आज़ाद होने के बाद पहला कमीशन कौन सा आया, तो यही राधा कृष्णन आयोग आया है। आगे देखिएगा, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब महसूस किया जाने लगा कि उच्च शिक्षा में व्याप्त कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो ये महसूस किया जाने लगा कि ये जो कमियां हैं ना, कमियों को दूर करके और देश की आवश्यकता, उस टाइम के ज़रूरत के अनुसार उच्च शिक्षा का फिर से पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो ये इन लोगों को लगा उस टाइम में। अब देखो, शिक्षा का स्तर जो है ना काफ़ी गिर चुका था और बहुत सारी यहाँ पर कमियाँ भी थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए विश्वविद्यालय परिषद और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति पर विचार किया। विश्वविद्यालय परिषद और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने उस टाइम की शिक्षा की स्थिति को देखते हुए विचार विमर्श किया और इन्होंने एक प्रस्ताव को पारित किया, किसके सामने, भारत सरकार के सामने। और उन्होंने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन करने के लिए आप एक ऐसा आयोग का गठन करें जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। तो इन्होंने कहा ना, वो प्रस्ताव पारित किया, तो उसमें भारत सरकार से कहा कि जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए आप एक ऐसा आयोग का गठन कीजिए तो जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार लाने और इसका विकास करने का सुझाव प्रस्तुत करें। तो ये इन्होंने कहा है। अब आगे देखिएगा, इन्होंने सुझाव प्रस्तुत करें करके एक प्रस्ताव को तो पारित कर ही दिया है ना। अब प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकार किया। तो ये कब स्वीकार किया गया, तो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। तो ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उस टाइम में और इन्हीं की अध्यक्षता में 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसीलिए जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है इसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका कि राधा कृष्णन आयोग के नाम से हम क्यों जानते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को। आगे देखते हैं, जो ये कमीशन था ना, इसमें 10 मेंबर थे। अब 10 मेंबर कौन कौन थे, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप देख रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही देख रहे हैं आप इसको। तो जब एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो 10 मेंबर्स के नाम आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बस आप इतना इंक्लूड कर देंगे वहाँ पर कि इसमें, इस कमीशन में 10 मेंबर थे। सबसे पहले राधा कृष्णन थे, डॉक्टर ताराचंद थे, डॉक्टर जेम्स एफ डफ थे, जाकिर हुसैन, अर्थुर ई मॉर्गन, ए लक्ष्मण, स्वामी मुदालियर, मेघना साहा और कर्म नारायण यहाँ पर बहल, जोहान जे टिग्रेट और श्री निर्मल सिद्धांत, ये 10 मेंबर यहाँ पर थे।
अब आयोग का तो गठन हो गया है। आयोग ने उच्च और विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में प्रश्नावली और साक्षात्कार के द्वारा सूचना को एकत्र किया। अब गठन हो चुका है आयोग का। उन्होंने उच्च और विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में जितना अधिक हो सके उतने यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू हो जाएगा, इसके द्वारा इन्होंने सूचनाओं को एकत्र किया और जितनी भी इंफॉर्मेशन उन सबों को मिली उन सूचनाओं का इन्होंने विश्लेषण यानी कि एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में ये 25 अगस्त 1949 को 747 पेज का एक अपना रिपोर्ट तैयार किया और उस रिपोर्ट को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया। याद रखेंगे 25 अगस्त 1949 को 747 पेज का अपना रिपोर्ट था। ओके, अब यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं कि 1948 और 1949 क्यों लिखा गया है। गठन हुआ था इसका कब? 1948 में गठन किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, तब इसका गठन हुआ था। लेकिन जो उसके बाद में इतने सारे यहाँ पर क्वेश्चंस करके, इंटरव्यू लेकर के जितनी भी इंफॉर्मेशंस को इन्होंने इकट्ठा किया था, एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाया था 49 में, इसीलिए इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 1949 कहा जाता है। अब देखिएगा कि यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा जो है ना, इसमें बहुत सारी समस्याएं थी, इसीलिए तो कहा गया था, इसीलिए तो इन्होंने कहा ना कि इसका एनालिसिस करके फिर से पुनर्गठन करेंगे। तो उन्हीं समस्याओं का अध्ययन करके विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए या फिर सुधार के लिए इस कमीशन ने टोटल यहाँ पर 14 सुझाव यानी कि रिकमेंडेशन दिए हैं। अभी एक एक, सबसे पहले तो वो 14th रिकमेंडेशन कौन कौन से हैं उसको देखेंगे, उसके बाद एक एक करके हम लोग डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य पर इन्होंने बात कही है, अध्यापक कल्याण के लिए बात कही है। देन यहाँ पर उच्च शिक्षा का जो स्तर है, हायर एजुकेशन लेवल, उसके बाद पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्नातकोत्तर शिक्षा के अनुसंधान रिसर्च रिलेटेड बात कही है, व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है कि व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए इस पर बात की गई है, शिक्षा प्रणाली, धार्मिक शिक्षा में भी किस टाइप के यहाँ पर एजुकेशन दिया जाना चाहिए, छात्र कल्याण, स्टूडेंट वेलफेयर की बात कही है, और ग्रामीणों में भी विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, इसकी बात कही है इन्होंने, संविधान तथा नियंत्रण, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की, और नेक्स्ट है नारी शिक्षा। तो इन 14th पॉइंट को अभी हम लोग एक एक करके डील करेंगे और एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से डील करना है। ओके, देखो आप चीज़ों को ना समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए चलो, ताकि आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तब चीज़ें आपको याद आ जाए। आप एक बार समझ लेते हैं ना, तो बाद में आप रिवीजन करेंगे भी, ऊपर ऊपर बस पढ़ भी लेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल होती जाएगी। तो इसीलिए अंडरस्टैंड करो ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। रटेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, उल्टा आप भूल जाएंगे। चलो फिर अभी नोट डाउन भी आप लोग करते हुए चलो, ताकि बार बार वीडियो ना देखना पड़े। पहला पॉइंट है विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। अब क्या क्या उद्देश्य रहे हैं इसके, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? तो विश्वविद्यालय शिक्षा का जो उद्देश्य है, इसके अंतर्गत ऐसे शिक्षित नागरिक तैयार करने पर बल दिया जो विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सके। अब ये विभिन्न क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, इन सारी क्षेत्रों में अपना नेतृत्व प्रदान कर सके, इस तरह से नागरिकों को तैयार करने पर बल दिया इन्होंने। और साथ ही सांस्कृतिक धरोहर, जो कल्चरल हेरिटेज है और मूल्यों को बनाए रखें, यानी कि जो कल्चरल हेरिटेज हैं उसके साथ साथ जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सारी चीज़ों को मेंटेन रखें, साथ ही साथ में राष्ट्रीय एकता व अनुशासन में सहायक हो तथा स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व भाईचारा के लिए समर्पित कर सके। ऐसे शिक्षित नागरिक को तैयार करने का इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था उस टाइम पे। आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। व्यक्तित्व का निर्माण करना है, जितने भी छात्र हैं उनका, साथ ही समाज सुधारक उनको बनाना है ताकि उसमें अपना योगदान दे सके। विवेकी व्यक्तियों का निर्माण करना है, ये इसका उद्देश्य है।
अब आगे देखिए, अध्यापक कल्याण के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा। शिक्षा प्रक्रिया को गुणवत्ता उन्नयन में अध्यापकों के महत्व को स्वीकार करते हुए आयोग ने अध्यापकों के वेतनमान, जो उनका सैलरी है, सेवा में सुधार करने तथा उन्हें भविष्य तिथि जैसे कि जीवन बीमा, पेंशन तथा आवास की सुविधाएं देने की इन्होंने सिफारिश की। इसमें और एक चीज़ आप लोग ऐड कर लीजिएगा, जो निवृत्त यानी कि जो रिटायरमेंट एज है ना, इन्होंने कहा कि उस टाइम में कहा कि 60 साल होना चाहिए, और जिसकी हेल्थ स्वास्थ्य सही है वैसे शिक्षक की जो रिटायरमेंट एज उन्होंने कहा 64 ईयर्स कर देनी चाहिए। और ये यहीं पर कहते हैं कि वीक में कम से कम शिक्षक को, टीचर का जो कार्यभार है उनको 18 घंटे का कार्यभार सौंपा जाए। तो ये टीचर वेलफेयर के लिए बातें कही गई है इस तरह की। नेक्स्ट पॉइंट है हाई स्कूल का स्तर। लेवल ऑफ हाई स्कूल कैसी होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए आयोग ने, अब हम सभी को पता चल गया कि उस टाइम में बस नंबर्स में इंक्रीज हो रहे थे स्कूल्स, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसका जो लेवल है वो गिर रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। तो उसको सुधारने के लिए इस आयोग ने, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, विश्वविद्यालय और कॉलेज में छात्रों की संख्या नियंत्रित की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना उसको कंट्रोल करने की बात कही है। और ये कहते हैं 12वीं पास करने के बाद ही छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए। 12th पास करेंगे तभी जो है स्टूडेंट्स वो विश्वविद्यालय में एडमिशन यानी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने और परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त 180 दिनों का कार्यभार शिक्षकों के लिए होना चाहिए। ये याद रखेंगे, 180 दिन। ओके। नेक्स्ट है प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने तथा उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़ाने का इन्होंने सुझाव दिया है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4th नंबर, पाठ्यक्रम करिकुलम कैसा होना चाहिए। इस आयोग ने क्या कहा है इससे रिलेटेड। तो विशिष्टीकरण की अति को दूर करने के लिए आयोग ने, यानी कि एक्सेस ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है ना, इस चीज़ को दूर करने के लिए इस आयोग ने सामान्य शिक्षा के सिद्धांत को अविलंब अपनाने का सुझाव दिया। यानी कि इस आयोग ने कहा कि विशिष्टीकरण की जो अति है इसको दूर करो, अवॉइड करो, और सामान्य शिक्षा के सिद्धांत को अपनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट है व्यावसायिक और तकनीकी वर्ग का जो पाठ्यक्रम है ना, ये प्रोफेशनल और जो टेक्निकल उसका करिकुलम जो है वो क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार तैयार कराया जाए। जो क्षेत्र विशेष है वहाँ पर क्या आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार इसको तैयार कराया जाना चाहिए। लेकिन पूरे देश के स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है इसमें समरूपता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इस पर इन्होंने बात कही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है स्नातकोत्तर शिक्षा का अनुसंधान, रिसर्च इन पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो आयोग ने कहा कि स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम है इसमें विशिष्ट विषय का अध्ययन व अनुसंधान विधि को रखा जाए। स्पेशल सब्जेक्ट्स होने चाहिए, साथ ही साथ अनुसंधान रिसर्च मेथड जो है ना अध्ययन के लिए इसको रखा जाए, इन्होंने कहा है। और पीएचडी के जो छात्र हैं उनका चयन करने के लिए अखिल भारतीय पर किया जाए। छात्रों का चयन किसका, तो पीएचडी के छात्रों का चयन किस पर किया जाए, तो अखिल भारतीय पर किया जाए, इन्होंने कहा। और आगे है शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप है ना वो दी जानी चाहिए। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और शिक्षक छात्र संबंधों में घनिष्ठता लाई जाए, ऐसा भी इन्होंने कहा है। आगे है जिससे अनुसंधान कार्य गुणात्मक स्तर सुधार सके। जो अनुसंधान का, रिसर्च का जो वर्क है इसमें गुणात्मक स्तर सुधार हो सके उसमें। और जो रिसर्च वर्क है इसकी अवधि, ड्यूरेशन जो है ना ये 2 साल से अधिक होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन। आयोग ने कृषि, वाणिज्य शिक्षा, कानून तथा चिकित्सा इत्यादि के क्षेत्रों में
सुधार लाने के लिए सुझाव दिए हैं। तो ये जो क्षेत्र दिए गए हैं इसमें सुधार लाने के लिए इन्होंने सुझाव दिया है। और प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कृषि की शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया है। कृषि जो एग्रीकल्चर वाला है ना, इसको इन्होंने प्रमुख स्थान दिया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए वहाँ पर, मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो आयोग ने शिक्षा के माध्यम के संबंध में सिफारिश की थी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों को यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज के जो भी वर्ड्स हैं ना, उन वर्ड्स को एज इट इज़ हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अंग्रेजी के स्थान पर किसी आधुनिक भारतीय भाषा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को यहाँ पर उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए, इन्होंने इस आयोग ने कहा है। अब आगे देखिएगा, ऐसा तो कहा, लेकिन विज्ञान और व्यावसायिक एवं तकनीकी वर्गों में विषयों की शिक्षा अभी संघीय भाषाओं के माध्यम से संभव नहीं है। यानी कि उस टाइम की बात की जा रही है, 1948-49 के टाइम की, है ना। तो उस टाइम में विज्ञान और व्यावसायिक एवं तकनीकी वर्गों के विषयों की जो शिक्षा है ना, संघीय भाषा में के माध्यम से संभव नहीं थी, इसीलिए उनकी शिक्षा अभी अंग्रेजी के माध्यम से दी जाए। यानी कि जो उच्च शिक्षा का जो मीडियम है वो इन्होंने कहा है कि इंग्लिश ही रहने देना है। अब उच्च स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन कराया जाना चाहिए, ऐसा भी कहा है। त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन से लैंग्वेजेस आते हैं, तो रीजनल लैंग्वेज एक होगा, तो इन तीनों भाषाओं को यहाँ पर प्रेफर किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली, आयोग ने परीक्षा में परिवर्तन करने तथा वस्तुनिष्ठ का आयोजन करने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। इसमें इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्ज़ाम जो है उसे कंडक्ट कराना है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की इन्होंने सुझाव दिया है। और साथ ही जो भी दुनिया में चल रहा है ना, उसके साथ वो टच में रहे, इस चीज़ के बारे में इन्होंने सुझाव दिया है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। आयोग ने कहा कि कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त शिक्षकों को परीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। जो एग्जामिनर्स हैं ना, एटलीस्ट वो 5 इयर्स एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, 5 इयर्स एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए परीक्षक नियुक्त एग्जामिनर्स। और यहाँ पर कैटेगराइज करके कहा गया, जो फर्स्ट आएगा उसकी 70% से जिसका परसेंटेज अधिक है वो फर्स्ट है। सेकंड के लिए इन्होंने बात कही कि 55 से लेकर के 69 तक जिसका परसेंटेज है वो सेकंड आया हुआ है। और थर्ड इन्होंने 40 से लेकर के 54 के बीच में जिसका परसेंटेज है उनको थर्ड कैटेगरी में रखा है। तो अभी थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन उस टाइम की ये बात की गई है। तो ऐसा उन्होंने इस आधार पर बांटने का इन्होंने सुझाव दिया। ये वाला यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। धार्मिक शिक्षा की भी बात की है इन्होंने कि धार्मिक शिक्षा जो है ये किस टाइप की देनी चाहिए। अब देखिएगा, आयोग ने सभी धर्म के शिक्षा व महापुरुषों के जीवन वृत्तांत को पाठ्यक्रम में स्थान देने का सुझाव दिया है, जिससे छात्रों में सभी धर्म के प्रति आदर उत्पन्न हो सके, चाहे वो सनातन धर्म से हो, इस्लाम धर्म से हो, बौद्ध, जैन या फिर कोई भी धर्म से हो। सभी धर्मों की शिक्षा और महापुरुषों के जो बायोग्राफी है उनको पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो चीज़ों को समझे और उसके प्रति आदर उत्पन्न हो। ओके, क्योंकि इंडिया जो है ना एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, प्रत्येक धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इनको लगा कि इस तरह का भी यहाँ पर एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए। और सभी धर्मों के कुछ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उन प्रिंसिपल को भी उनको छात्र अंडरस्टैंड कर सके, ऐसी शिक्षा देने की इन्होंने बात की है। आगे बढ़ते हैं, छात्र कल्याण के बारे में इन्होंने क्या कहा है। आयोग ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए, जो छात्र कल्याण संबंधी योजनाएं बनाए और उसका क्रियान्वयन करे। तो छात्र कल्याण के बारे में यही बात कही गई। और जो निर्धन छात्र हैं ना, उनके लिए छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए।
तो इस पर इन्होंने बात कही और हर एक विश्वविद्यालय में एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की स्थापना की जाए। इन्होंने कहा है ये जो छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड है और की जाए, जिसमें छात्र कल्याण संबंधी जितने भी स्कीम्स हैं उसको बनाया जाए और उसका क्रियान्वयन किया जाए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण विश्वविद्यालय, रूरल यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें उस टाइम में, है ना। तो उस समय में ना जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थे वे सब सिटीज़ में हुआ करते थे, गांव में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हुआ करती थी। इसीलिए इस आयोग ने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यूनिवर्सिटीज़ हो ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सभी इसका लाभ उठाए। और मैक्सिमम पीपल, वैसे भी अगर हम देखें मैक्सिमम लोग जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है, और इन्होंने सोचा कि उन सभी लोगों को शिक्षित किया जाए, इसीलिए ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाए, इस पर ध्यान दिया। तो देखिएगा, कृषि शिक्षा के विकास के लिए राधाकृष्णन आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है और आयोग ने कहा कि भूमि सुधार, जल नियंत्रण, ग्रामीण उद्योग, ग्राम चिकित्सा जैसे पाठ्यक्रम चलाया जाए। गांव में तो विश्वविद्यालय खोले जाएंगे ही, यहाँ पर ज़्यादातर कृषि शिक्षा के विकास पर फोकस किया और जैसे भूमि सुधार, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जाएं क्योंकि बहुत सारी जनता गांव में ही रहती है। कृषि एवं ग्रामीण विश्वविद्यालय, देखिए यहाँ पर ग्रामीण विश्वविद्यालय में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ पर कृषि क्षेत्र जो एग्रीकल्चर फील्ड है हमारा, इसमें अनुसंधान रिसर्च की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, इस पर इन्होंने फोकस किया है। अब देखिएगा 12 नंबर है संविधान तथा नियंत्रण। अब इसका मतलब क्या, संविधान तथा नियंत्रण क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रोल। तो आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया। जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, इसको इन्होंने कंकरेंट लिस्ट में रखने का सुझाव दिया। अब कंकरेंट लिस्ट में क्यों रखना है? तो कंकरेंट लिस्ट में रखने से इसकी व्यवस्था जो है ना केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही देखेगी, दोनों का ही उत्तरदायित्व होगा। अब देखिएगा, केंद्र सरकार यहाँ पर क्या करेगी? तो केंद्र सरकार जो है शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का ये निर्धारण करेगी। कौन करेगी? तो केंद्र सरकार करेगी। लेकिन अब राज्य सरकार की या फिर प्रांतीय सरकार की यहाँ पर क्या काम है? तो प्रांतीय सरकार उस नीति के अनुसार जो अपना क्षेत्र है वहाँ पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, विश्वविद्यालय शिक्षा है, इसको कहाँ पर रखा जाए? समवर्ती सूची में रखा जाए ताकि क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके छात्रों को। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। आयोग ने उच्च शिक्षा के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक मात्रा में अनुदान देने की सिफारिश की है यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि केंद्रीय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि केंद्रीय अनुदान आयोग का आप लोग गठन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है नारी शिक्षा। पहले क्या था कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग ही थी सबके मन में, है ना। सब यही सोचते थे कि महिलाएं हैं तो घर में ही रहेंगी, घर का ही काम करेंगी, वो कुछ भी बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती। इस टाइप की रूढ़िवादिता वाली सोच हुआ करती थी। लेकिन इन सारी चीज़ों की स्टडी करके इस कमीशन ने क्या कहा है देखिएगा, आयोग ने नारी शिक्षा का तेजी से विकास करने के लिए सिफारिश की तथा लड़कियों के लिए गृह विज्ञान जो होम साइंस है, अर्थशास्त्र, नर्सिंग, ललित कला जैसे विषयों की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। इन्होंने, इस आयोग ने इसकी बात कही है। अब देखिए, एक अगर वुमेन शिक्षित होती है, एजुकेट होती है, तो वो दो परिवार को शिक्षित कर सकती है। एक तो अपना मायका को, दूसरा जो है वो अपने ससुराल को भी कर सकती है। तो इसीलिए दोनों को ही विमेन को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग पहुँचते हैं अब कंक्लूजन में। देखिएगा, यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग भी कंक्लूजन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वस्तुतः विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संतुलन
विकास की दृष्टि से इसके विभिन्न पक्षों का विस्तृत विवेचन किया तथा अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। यहाँ पर सुझाव दिए ना 14th, तो ये बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। और यदि यह सुझाव जो है ना स्वीकार कर लिए गए होते तो भारत में संभवतः विश्वविद्यालय शिक्षा की रूपरेखा बदल गई होती। कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो इन्होंने यही कहा, जितने भी रिकमेंडेशंस हैं सबको अगर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता, उस पर काम किया जाता, तो भारत में जो अभी विश्वविद्यालय शिक्षा की जो रूपरेखा है वो कुछ और ही होती, बदल गई होती। फिर भी इस आयोग की सिफारिश ने भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और एवं इसे एक नई दिशा एवं गति प्रदान की है। आप इतना लिखेंगे। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आप एग्जैक्ट इतना लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट नोट्स पूछेगा तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना है। उसके बाद जितनी भी सिफारिशें रिकमेंडेशन दिए हैं उनको आप लिख लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल अपना नोटबुक से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेशन कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो मुदालियर कमीशन होगा 1952 और 1953 वाला। ओके।